बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे यूके की इमिग्रेशन के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है बरतानिया का जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसके माहिर हैं बैरिस्टर राशिद असलम, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। उनसे बात करेंगे कि कौन सी कैटेगरीज हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूके वाइज, बल्कि यूके दीगर यूरोपीय ममालिक में भी, लेकिन यूके जो है वो शुरू से ही मरकज़ रहा है यहाँ पे इमिग्रेंट्स का। स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बड़ी तादाद में हर साल इमिग्रेंट्स जो है वो चाहे वो तालीम के सिलसिले में आए, चाहे यहाँ रोज़गार के सिलसिले में आए, बड़ी तादाद में आते हैं। होम ऑफिस यहाँ का गाय बगाए तब्दीलियाँ भी करता रहता है, सख्तियाँ भी करता है, नरमियाँ भी करता है। तो आज हम बात करेंगे बैरिस्टर साहब से कि कौन से ऐसे रूट्स हैं जिसके ऊपर यहाँ पे लोग जो है अभी भी गुंजाइश है आ सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। थैंक यू जी। इमिग्रेशन की बात हो तो यूके जो है वो शुरू से ही बड़ा पायनियर रहा है, मरकज़ रहा है यहाँ पे लोगों के लिए। तो पहले तो मोटा मोटा बता दें कि कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें अभी भी गुंजाइश है यहाँ पे इमिग्रेंट्स जो है वो आ सकते हैं। देखिए, स्किल्ड वर्कर जो हैं वो यहाँ पे इस मुल्क को चाहिए। उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम एक जो फाइनेंशियल डिप थी उसमें से निकल रहे हैं। अभी अगर हमारी ग्रोथ देखें यूके की, वैसे बाहर इंटरनेशनली तो बात हो रही है कि मुल्क के बड़े बुरे हालात हैं, ऐसा नहीं है। पहला क्वार्टर था 2024 का, उसमें 0.7% हमारी ग्रोथ हुई है, जो जीडीपी जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उससे ज़्यादा। उसके बाद जो सेकंड क्वार्टर है उसमें अगेन हमने 0.5% मज़ीद ग्रोथ की है। मीन्स 12% तो हम ग्रोथ पे चले गए हैं। अब जहाँ पे किसी इकॉनमी में ग्रोथ हो रही होती है तो वहाँ पे स्किल्ड वर्कर जो लोग होते हैं, जो स्किल्ड के आमिल लोग होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे बिजनेसेस हैं बहुत सारे और नए स्टार्टअप्स भी खुल रहे हैं। तो इस हवाले से लोगों की ज़रूरत है इस मुल्क को, और लोग आके यहाँ पे इंडल्ज भी हो रहे हैं, अपनी खिदमात भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि ये जो मार्च के जो स्टैटिक्स आए हैं मार्च 2024 के, उसमें 500,000 से ज़्यादा, मतलब कोई 5,64,000 लोग वो थे जिनको एक्सटेंशन दी गई हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे। उसमें केयर वर्कर भी थे, केयर एंड हेल्थ वर्कर वीज़ा पे कोई 2-1 लाख लोग थे। तो मतलब कोई 500,000 लोग तो सिर्फ एक कैटेगरी पे इस वक्त मौजूद हैं जिनको एक्सटेंशंस दी गई हैं। तो उसके अलावा जो नए अप्लाई कर रहे हैं वो अभी इसमें शामिल नहीं है। और अगर आप कंपनीज़ का जो स्टेटिक्स हैं वो देखें तो उसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको लाइसेंस टू स्पॉन्सर मिल रहे हैं, अभी भी मिले जा रहे हैं। हाँ, कुछ कंपनीज़ हैं जो अपने लाइसेंस टू स्पॉन्सर को हो सकता कायम ना रख सकें, उसकी उनकी अपनी वजह है। कुछ उसमें बहुत सारे लोग थे जो कंप्लाई नहीं कर पाए, या जिन्होंने बस इस मकसद के लिए ली थी कि वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा को यूज़ करें। वो कोई भी सिस्टम यहाँ पे आता है उसको थोड़ा बहुत तो मिसयूज़ किया जाता है, लेकिन वो बहुत जल्द होम ऑफिस के रडार में आ जाता अच्छा, है। वैसे सब स्किल वर्कर वीज़ा चलो आपने बताई, यही टॉपिक शुरू कर दिया। तो यहाँ पे बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए पहले बताएं कि स्टूडेंट्स के लिए उसी तरह दरवाजे खुले हैं जैसे पहले खुले थे, और जब स्टूडेंट अगर चाहे जिस तरह पहले होता था तो वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे कैसे जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल दरवाजे खुले, यूनिवर्सिटीज़ ओपन है यहाँ पे, और यहाँ की एजुकेशन का कोई सानी नहीं है। यहाँ पे अगर कोई क्वालिफाइड बंदा होता है तो उसकी गल्फ़ में मार्केट है, उसके मिडल ईस्ट में उसको कबूल किया जाता है, वो अमेरिका में जा सकता है, कनाडा में जा सकता है। बिकॉज़ एक थोड़ी सी इनकी एजुकेशन की जो वैरायटी है या जो उसमें जो सिलेबस होता है वो बड़ा ओपन होता है। तो इस वजह से उसमें अहमियत भी यहाँ के जो लोग, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, उनको दी जाती है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, वो लोग जो यहाँ पर रहना चाहते हैं तो एक ग्रेजुएट रूट होता है कि आपको एक मखसूस मुद्दत के लिए वीज़ा मिल जाता है जिसमें आपने स्विच करना होता है टू स्किल्ड वर्कर। और उसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग होते हैं जो स्किल्ड वर्कर पे स्विच कर जाते हैं, क्योंकि फ़र्ज़ करें आपने डिग्री मुकम्मल की, आपकी डिग्री 1 साल की थी या 3 साल की थी, उसके बाद आप जॉब ढूंढते हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि उस एम्प्लॉयर को आपकी जो आप में जो स्किल्स हैं उसकी ज़रूरत है, तो वो आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा इशू कर देता है। एक तो स्किल्ड वर्कर पे जाने के लिए आपकी डिग्री पूरी करना आपका ज़रूरी है जी। एक ये बात। दूसरा, PSW जो है वो कितने अरसे का मिलता है डिग्री मुकम्मल करने के? 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा दिया जाता है। उसके बाद उसके दौरान आपने स्विच करना होता है उसको किसी और वीज़ा पे। अगर आप स्विच नहीं कर पाते तो देन यू हैव टू गो बैक टू योर होम कंट्री। बट मोस्टली लोग ये करते हैं कि वो स्विच कर जाते हैं, जिन लोगों ने भी यहाँ पे रहना होता है, अपना मस्कन बनाना होता है, जो लोग भी सीरियस होते हैं। क्योंकि अगर आप डिग्री कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आप में कुछ ना कुछ एबिलिटी तो है कि आपने यूके की यूनिवर्सिटी से एक डिग्री कंप्लीट कर ली है, उसकी अहमियत भी है। जो लोग यहाँ पे नहीं सेटल हो पाते वो मोस्टली मिडल ईस्ट का रुख करते हैं,
कि मिडल ईस्ट में उन लोगों की बड़ी अहमियत है जो यहाँ से डिग्री करके जाते हैं। अच्छा, जो यहाँ पे डिग्री कर लेता है और यहाँ पे उसको स्किल्ड वर्कर वीज़ा चाहिए, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, उसमें सबसे पहले तो आपको एम्प्लॉयर चाहिए कि जो एम्प्लॉयर आपको ऑफ़र करे अकॉर्डिंग टू आपकी एजुकेशन के मुताबिक। उसके बाद उसके रूल्स हैं कि आपने कौन सा ऑक्यूपेशन कोड लेना है, उसकी अपनी हर कोड की एक रिक्वायरमेंट्स है कि इतना थ्रेशोल्ड होना चाहिए सैलरी का। उस सैलरी थ्रेशोल्ड को आप पूरा करते हो, आप अपने डिग्री के पॉइंट्स क्लेम करते हो, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई, लेकिन इसमें फिर मैं कहूँगा सबसे अहम है कि आपके पास एक ऐसा एम्प्लॉयर होना चाहिए जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जिससे आपने लेना है, जो लाइसेंस स्पॉन्सर, जिसके पास लाइसेंस ऑफ स्पॉन्सर हो और वो क्लीन हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी एम्प्लॉयर के पास तो जाते हैं, वो अपना टाइम भी ज़ाया कर लेते हैं, बट उसके पास लाइसेंस टू स्पॉन्सर नहीं होता। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, उस कंपनी की रेपुटेशन हो सकती है, उस कंपनी के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। बट अगर आपका ये प्लान है कि आगे आपने स्विच करना है, तो आप किसी अच्छे एम्प्लॉयर के पास जॉब करें। कैसे जो स्टूडेंट यहाँ पे डिग्री मुकम्मल करता है, कैसे एम्प्लॉयर ढूंढे जो उसको सपोर्ट कर सके? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। उसमें सिंपली एक रजिस्टर मौजूद है ऑनलाइन, जिस पे आप जितने भी कंपनीज़ हैं जिनके पास लाइसेंस टू स्पॉन्सर है उस पे मौजूद हैं। तो आपने सिर्फ उसमें ये देखना है कि आपकी अपनी फील्ड के मुताबिक कौन सी कंपनी है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। उसमें कुछ तो ऐसी कंपनीज हैं जिसमें मतलब कुछ जॉब्स होती हैं जो सारी कंपनीज को ज़रूरत होती है। उसमें ये सिर्फ ये काउंट करता है कि उनका हुजम क्या है। जैसे HR जो है हर कंपनी को ज़रूरत होती है, अकाउंटेंट्स हर कंपनी को ज़रूरत होती है, मैनेजर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों की ज़रूरत होती है। तो वो जो भी एक मुनासिब हुजम की जो कंपनीज है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। अगर आपकी डिग्री उस किस्म की नहीं है, तो फिर जो आपकी स्पेशलिस्ट फील्ड में कंपनीज हैं, जैसे अगर आप फार्मासिस्ट हैं आप, तो आपको उन कंपनीज में जाना चाहिए जो फार्मासिस्ट कंपनीज रजिस्टर्ड हैं होम ऑफिस के स्पॉन्सर लाइसेंस पे। उसमें अगर फ़र्ज़ करें 50 कंपनीज या 100 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, आप अप्लाई करते हैं, तो मैंने तजर्बे में देखा है कि लोग एडजस्ट हो जाते हैं। कंपनीज़ को हमेशा अच्छे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। और एक अच्छी बात इसमें ये है कि वो एम्प्लॉयज़ जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा कंपनी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, इसलिए एम्प्लॉयर भी उनको पसंद करते हैं। अच्छा, ये तो बड़े तफसील से साथ आपके बात बता दी। आप बताएं कि विजिटर वीज़ा के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट है, कोई नई उसमें भी होम ऑफिस की तरफ से कोई तब्दीली की गई है या नहीं? और दूसरा, हमारे लोग जो पाकिस्तान से स्पेशली अप्लाई करते हैं, तो वो कहाँ पे गलती करते हैं जो उनका वीज़ा जो है विजिट वीज़ा रिजेक्ट होता है? एक तो देखें, जो गलतियां हैं, सबसे पहले मैं उसकी तरफ आऊँगा। गलतियों में जो सबसे बड़ी वो गलती करते हैं कि एकदम अपनी बैंक अकाउंट में पैसे डाल देते हैं जब वो वीज़ा अप्लाई करने वाले होते हैं। तो उसमें ये ज़रूरी है कि आप उसमें जो भी आपके, अगर फ़र्ज़ करें अचानक आप कोई डिपॉज़िट कर रहे हैं, तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए कि वो पेमेंट कहाँ से आई है। लेट्स सपोज आपने कोई प्लॉट बेचा, आपने कोई गाड़ी बेची, आपने कोई बाइक बेची, कुछ भी, या आपने कोई गुड्स का कारोबार किया कहीं से भी, तो उसका आपके पास सोर्स होना चाहिए। अगर वो सोर्स नहीं होगा और उसके डॉक्यूमेंट्स आप जमा नहीं करवाएंगे, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। अब इसमें मोस्टली हमारे पाकिस्तान से लोग ये करते हैं कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख है, तो विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स वो 10 लाख हो जाता है। उसकी कोई बेसिस नहीं होती कि वो इतने पैसे अचानक कहाँ से आ गए। जब वो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर के सामने एप्लीकेशन जाती है, तो वो उसको शक की निगाह से देखता है कि अचानक इतनी सारी अमाउंट अगर अकाउंट में आई है जो कि पहले नहीं आ रही थी, वो अकाउंट पहले इनएक्टिव होता है, अचानक इतनी पेमेंट जब आ जाती है तो वो शक ऑब्वियसली एक रेज़ करती है, जिसकी वजह से लोगों की एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ होती हैं। ये एक बात हो गई। दूसरा, आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो फैमिली टाइज़ अपनी नहीं बताते। लेट्स सपोज अगर कोई शख्स वहाँ से आ रहा है तो उसके बहन होंगे, भाई होंगे, उसके हो सकता है मियाँ बीवी बच्चे भी हों। वो सारी फैमिली टाइज उसको बताना चाहिए कि जी मैं वापस क्यों आऊँगा। मैं वापस इसलिए आऊँगा कि मेरे यहाँ पे वालिदैन रहते हैं, मेरे बहन भाई रहते हैं, मेरा सारा सेटअप यहाँ पे है, सोशल जो मेरा फैब्रिक है, सोशल कॉन्टैक्ट्स जो मेरे हैं सारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, या किसी भी मुल्क से जहाँ से भी वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप वो सारे प्रूफ लगाते हैं, तो फिर वो जो वीज़ा की रिफ्यूज़ल रेशो है कम हो जाती है। पाकिस्तान से जो वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं उसमें 2 कॉमन जो इश्यूज यही आते हैं कि आपकी जो टाइज हैं आप उसको शो नहीं करते,
और आपने अचानक डिपॉजिट करवाया Financial होता है, जो जो फाइनेंशियल आपकी एंट्रीज होती हैं उसकी बेसिस नहीं होती। अगर आप फाइनेंशियल एंट्रीज कर रहे हैं तो आपको एक एक एंट्री को एक्सप्लेन करना चाहिए कि पैसे कहाँ से आए हैं। एक तो होता है ना कि आपके जॉब से आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास टैक्स के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते या बाकी चीज़ें नहीं होते, उसको भी कंसिडर किया जाता है, बट वो इतना बड़ा एलिमेंट नहीं है। ये जो पहले मैंने जो दो बताए हैं वो अहम इश्यूज हैं जिसकी वजह स्पॉन्सर से इसमें कितना मैटर करता है, जो यहाँ पे बंदा उसके फिनेंशियल जो चीज़ें होती हैं वो कितनी मैटर करती हैं? देखिए, स्पॉन्सर की जिम्मेदारी आपको अकोमोडेट करना होती है। होम ऑफिस इस बात को पसंद नहीं करता कि स्पॉन्सर कहे कि जी ये यहाँ पे आएगा तो पैसे भी मैं इसको दूंगा खर्च करने के लिए। आपके पास सफिशेंट मींस होने चाहिए, आपके अकाउंट में इतने फंड्स होने चाहिए, नहीं जो बंदा आ रहा है। बाकी स्पॉन्सर ने सिर्फ ये शो करना कि उसके पास अच्छी अकोमोडेशन है या कुछ सफिशेंट जो फंड्स हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कोई मेहमान आता है तो उसकी खातर तवाज़ो की जा सके, उसको फूड दिया जा सके, उसको घुमाना फिराना है तो थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए। इसके अलावा जो मेन बर्डन फाइनेंसेस का होता है उस शख्स पे होता है जो एप्लीकेशन वहाँ से कर रहा है। अच्छा, ये तो ज़बरदस्त, यानी कि उसमें और कोई होम ऑफिस की तरफ से कोई तब्दीली नहीं, कोई तब्दीली नहीं है। जैसा मैंने बताया कि रिफ्यूज़ल रेशो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, उसकी मेन वजह ये दो चीज़ें हैं। चले, बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब। दो कैटेगरीज आज हमने बात की, हम करना तो मज़ीद भी चाहते थे लेकिन बात लंबी हो गई। हम नेक्स्ट कैटेगरी जो है यहाँ पे सेटलमेंट जो है उस पर बात करेंगे। यहाँ पे असाइलम के हवाले से एक बड़ी तादाद पाकिस्तान से आती है जो असाइलम यहाँ पे आके अप्लाई करते हैं, उसकी भी काफ़ी सारे लोगों को इश्यूज़ दरपेश होते हैं, उनको शायद मालूमात पूरी नहीं होती। तो उस हवाले से हम बैरिस्टर साहब को फिर तकलीफ़ देंगे, उनसे बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।